जय हिंद बच्चों, सभी का क्रोध एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम सीटेट और सीजीटेट की कम्पिटिटिव तैयारी शुरुआत कर चुके हैं और आज हमारा नया विषय है और हिंदी। काफी दिनों से आप बोल रहे थे कि सर बाकी सब्जेक्ट कब होंगी, तो आज शुरुआत है। हिंदी का पहला चैप्टर लिखिए, ये यहाँ पर अधिगम एवं अर्जन हम शुरुआत से देखेंगे। ठीक है, विषय का नाम है हिंदी और शुरुआत से एक एक करके टॉपिक चलते हैं। ठीक है, जितने जो बच्चे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हों, चाहे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हों, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। ठीक है, टॉपिक एकदम शुरुआत से लिखिए, अधिगम क्या होता है, एकदम बेसिक से चलेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर हिंदी का अधिगम मतलब भाषा का संबंधित अगर देख रहे होंगे तो भी उनको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, इतना इजी तरीके से बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो सीरीज में हम जो है विगत वर्षों में जितने प्रश्न आए हुए हैं, देखिए पहले तो मैंने स्लाइड तैयार किया हुआ है। स्लाइड तैयार करने के बाद मैंने जितने जो विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, उसका आंसर क्वेश्चन सब लिया हुआ है कि पिछले सीटेट में जितने प्रश्न आए हुए हैं इस चैप्टर से संबंधित, उसको पूरा देखेंगे। तो आप हमेशा से जानते हैं कि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका रहता है हमेशा सेम ही रहता है कि पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, ताकि यहाँ से जाने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई दूसरा किताब ना उठाना पड़े। ठीक है, हाँ, अगर अपने से अगर कुछ पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहेगा कि जितने जो प्रश्न आते हैं सीटेट से संबंधित उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक आज का अधिगम। अधिगम का आसान शब्दों में क्या मतलब होता है, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, शुरुआत से लिखिए, अधिगम का क्या मतलब होता है और अधिगम की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो हिंदी का विषय है, जितने जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कौन सा विषय है, तो लिखिए हिंदी का शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र में सबसे पहला लिखिए अधिगम, और अधिगम का क्या मतलब होता है, तो आसान शब्दों में सीखना। अगर इसी को अगर किताबी भाषाओं में अगर समझें तो इसका क्या मतलब होता है, तो किसी स्थिति के प्रति, मतलब कोई सा भी स्थिति हो, चाहे कुछ भी अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, चाहे हिंदी हो या कोई सा भी भाषा सीख रहे हो, सक्रिय प्रतिक्रिया मतलब एक्टिव रिस्पॉन्स देना, ठीक है, को दर्शाता है। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज सीख रहे हैं, जैसे अगर मैं अगर एक्टिव रिस्पॉन्स की बात करूं, अगर मैं पूछूं कि आप हिंदी सीख रहे हैं क्या, तो अगर आप बोलेंगे यस सर, यस सर, यस सर, अगर आप कमेंट करते हैं तो ये आपका एक्टिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो अब किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है कौन, अधिगम या सीखना। जैसे अगर मैं आपको अक्सर जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपको ये समझ में आया क्या, तो आप प्रतिक्रिया में देते हैं यस सर हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो सेम वैसी एक्टिव प्रतिक्रिया है किसी भी के प्रति। ठीक है, और ये क्या होता है, एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया मतलब मानसिक से संबंधित, मन के प्रति। ठीक है, अब जो कि क्या होती है, जीवन पर्यंत चलते रहती है। जैसे आप जन्म के कितने 8 से 9 महीने तक आप जीरो शब्द सीखे रहते हैं, फिर धीरे 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 जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाता है, आप वैसे वैसे शब्द आपका भंडार बढ़ते जाता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा आपका शब्द भंडार भी उतना बढ़ता चला जाएगा, भाषा भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, इसको कौन प्रभावित करता है। तो सिंपल सा आसान शब्दों में लिखिए, अधिगम का मतलब होता है किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया दर्शाना, कुछ नया सीखना, जो कि क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, इतना लिखिए। इसी के प्रति एक क्वेश्चन आता है कि किसका कोटेशन है। ठीक है, अगर प्रश्न अगर पूछ दे कि अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन, समायोजन का मतलब होता है तालमेल बनाना। ठीक है, परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी चीज में फेरबदल करना। ठीक है, परिवर्तन तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये प्रेसी के अनुसार है, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जितने जो बच्चे ऑफलाइन पर पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है, आज नया सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी का फिर शिक्षा शास्त्र। तो हम अधिगम देखें कि क्या होता है अधिगम, तो सक्रिय प्रतिक्रिया दर्शाना। ठीक है, अब प्रेसी के अनुसार क्या हो रहा है, तो अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलिए एक बार आवाज क्लियर चेक कर लीजिए, प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आगे देखिए, अब इसी को समझते हैं कि अधिगम का क्या मतलब हुआ
और उसको तो हमने समझ लिया कि अधिगम मतलब सीखना, सीखना तो समझ में आ गया सबको, ठीक है, जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब बार बार एक चीज आता है, रटना। तो रटना को क्या हम अधिगम के रूप में लेंगे या सीखना के रूप में लेंगे? तो याद रखिएगा, कभी भी रटना को सीखने में नहीं लिया जाएगा, ना ही अधिगम में लिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, रटना, विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ दिया क्या किसी भी विषय के बारे में रटना या किसी भाषा को रटना अधिगम कहेंगे? तो नहीं, अधिगम नहीं कहेंगे। अधिगम उसे कहेंगे जब हम किसी चीज को सीखते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं, उसमें सक्रिय प्रक्रिया दर्शाते हैं, तभी हम उसे अधिगम कहेंगे, ठीक है। क्या? यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर, मतलब कुछ भी अगर उसको ज्ञान मिला, ठीक है, ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करता है, उसमें कुछ फेरबदल करता है एवं उत्पादन मतलब नया प्रोडक्ट बनाता है, कुछ नया बनाता है, ठीक है, बनाने का प्रयास करता है, मतलब जो भी ज्ञान अर्जन किया उसको जीवन में व्यवहार में लेकर के आता है, तो ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में जो सक्षम हो गया, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहेंगे। जैसे आपको मैंने कुछ भी चीज सिखाया, जैसे आप लोग घर में कुछ भी अगर खाना बनाना सीखते हैं या कुछ पढ़ना सीखते हैं या कुछ भी विज्ञान का कुछ भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें कुछ क्या कर रहे हैं, नया उत्पादन कर रहे हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे? सीखना, अधिगम करना। समझ में आ गया? नोट कीजिए, सारे के सारे बच्चे नोट करते चलेंगे। तो ये हमने क्या देखा? अधिगम, और अधिगम के क्या, रटना को क्या नहीं कहेंगे? अधिगम में नहीं रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट, अधिगम के प्रकार। अब अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम का तो आसान शब्दों में क्या हो गया? सीखना, ठीक है। अब वो जो सीखने के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको लिख लीजिए 3 प्रकार, ठीक है। हम एक एक करके तीनों प्रकारों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो अधिगम मतलब सीखने का जो प्रकार होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार। पहला लिखिए क्रियात्मक, ठीक है, मोटर लर्निंग, ठीक है, मतलब एक्टिविटी से सीखना। अभी आगे और डेफिनेशन में समझाऊंगा, बेसिक समझ आइए। क्रिया के माध्यम समझना, ठीक है, क्या? क्रिया, काम करके सीखना, ठीक है, क्रिया या काम करना, ठीक है। तो क्रिया, क्रिया से संबंधित सीखना। दूसरा, शाब्दिक या वाचिक, मतलब संकेत या चित्र, ठीक है, संकेत या चित्रों के माध्यम से सीखना। आगे बताऊंगा और आगे, संकेत, चित्र, अंक के माध्यम से। आसान शब्दों में बस इतना लिख लो, छोटे छोटे पॉइंट पे। विचारात्मक का क्या मतलब होता है? जो भी आपने सीखा फिर उसको विचार मंथन करना, विचार मंथन करना, ठीक है। ये हो गया सिंगल सिंगल वर्डों में, ठीक है। क्या? क्रियात्मक अधिगम का क्या मतलब होगा? क्रिया, गतिशील। जैसे आप बचपन में क्या करते थे? चलते थे, किसी को पहचानते थे, किसी को छूते थे, तो इसे क्या करके? क्रिया करके जानना, ठीक है। जैसे आसान शब्दों में ये तो ये हो गया। अब इसको भाषा, मतलब किसके? बुक के भाषा में हम इसको क्या कहेंगे? तो लिखिए क्रियात्मक अधिगम का क्या मतलब होता है। तो क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप, क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों को अर्जित करते थे। जैसे क्या समझना? देखिए, मैं हर चीज को आपको आसान शब्दों में, देखिए आपको तो जाकर के लिखना नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। अगर आपको लिखना होता कॉपी में तो आपको इसको रटवाता, ठीक है, लेकिन आपको केवल ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसलिए मैं इसको आसान कर रहा हूं, ठीक है। तो अब सिंपल सा क्या है, क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? क्रिया गतिशील से संबंधित। जैसे क्या? बचपन में आप क्या करते थे? किसी भी वस्तु तक पहुंचने के लिए, ठीक है, या पहचानने के लिए या समझने आदि के लिए प्रयास करते थे, बिना किसी सहारे के आप खड़े होने का प्रयास करते थे, मतलब गतिशील होना। तो क्रियात्मक अधिगम का मतलब क्या होगा है? क्रियात्मक अधिगम का मतलब क्या होगा? किसी वस्तु तक पहुंचने या पहचानने या समझने या बिना किसी के सहारे से खड़े होना या आगे आगे पीछे आगे चलना, ठीक है। ये क्या होगा? क्रियात्मक अधिगम, ठीक है, क्रिया से संबंधित जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला लिखिए शाब्दिक वाचिक अधिगम, ठीक है। नोट करते हुए चलिए जो भी बच्चे ऑफलाइन पे हैं। अभी पूछूंगा, अभी ऑब्जेक्टिव कितने, जितने जो प्रश्न पूछे गए हैं किससे संबंधित? अधिगम संबंधित। अभी सी टेट का सारे सवाल आप लोग देंगे, ठीक है, सारे सवालों के आपको जवाब मैं पूछूंगा। अब शाब्दिक या वाचिक अधिगम, इस शब्द को लिख लीजिए। अगर कभी आपको दे दे क्वेश्चंस पे तो आपको याद रहे कि वाचिक का क्या मतलब होता है।
तो वाचिक अधिगम का क्या मतलब होगा? तो शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में क्या, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, अधिगम मतलब क्या, सीखना। तो सीखने में किससे संबंधित हम सीखते हैं? तो सीखने में जब हम किसका प्रयोग करें? संकेतों का, संकेत जानते ही हैं, ठीक है, साइन वगैरह का, चित्रों का, शब्दों का या अंकों आदि के माध्यम से जब हम सीखते हैं। पहले हमने क्रिया को क्या करके देखा? काम कर करके, देख करके, पहचान कर करके सीखा। वैसे ही शाब्दिक अधिगम हम किसको कहेंगे? जब हम संकेत के माध्यम से सीखें, चित्रों के माध्यम से सीखें, शब्दों के माध्यम से सीखें या अंकों के माध्यम से सीखेंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे? शाब्दिक या वाचिक अधिगम कहेंगे। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, इतने को नोट कीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और आसान शब्दों में क्या, तो इस प्रकार शाब्दिक या वाचिक अधिगम में धीरे धीरे हम सरल समस्याओं के समाधान से क्रमशः कहां पर जाते हैं? जटिल पर। शुरुआत में जैसे आप बहुत छोटे रहे होंगे, ठीक है, तो अ या ब या म बोलते थे, मतलब एक एक वर्ड बोलते थे, मतलब सॉरी एक एक अक्षर बोलते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे कहां पर गए आप? वर्ण के बाद आप क्या पर गए? अक्षर पर गए। पहले वर्ण पे गए, अक्षर पे गए, फिर शब्द पे गए, फिर दो दो शब्द बनाना सीखे, फिर तीन तीन शब्द, फिर चार चार शब्द, फिर धीरे से आपका कहां? छोटे सरल से हम कहा? जटिल पे। जब हम बहुत छोटे रहे होंगे तो क्या हम इसको पढ़ पाते थे? नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अब हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सीखते सीखते अब हमारा भाषा का इतना विकास हो चुका है कि अब हम आसानी से इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। मतलब जटिल समस्याओं को भी समझने का अब हम उतना अब बोध हो चुका है, सीख चुके हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक आविष्कार हो, चाहे यंत्रों हो या उपकरणों के निर्माण में आदि का शिक्षण होता है किसके माध्यम से? शाब्दिक अधिगम के। अगर आपको शब्द का अगर ज्ञान है, ठीक है, अगर शाब्दिक अगर आपको आता है तो आप इन सब में काम आपका आएगा, चाहे वैज्ञानिक आविष्कार हो, चाहे यंत्रों हो, चाहे उपकरण हो। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या अधिगम के प्रकार में हमने क्रिया अधिगम देखा, शाब्दिक अधिगम देखा और विचारात्मक अधिगम देखा। ठीक है, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर अधिगम की परिभाषा अगर समझ में ना आया हो या क्रियात्मक अधिगम समझ में ना आया हो, अगर शाब्दिक अर्थ समझ में ना आया होगा, तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। अगर समझ में आ गया होगा तो सारे के सारे बच्चे लिखेंगे यस सर समझ में आ रहा है, यस सर, आगे करके आगे कंटिन्यू मैसेज कीजिए। इधर जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो या जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो, सारे के सारे बच्चे प्रतिक्रिया देंगे कि क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे विचारात्मक अधिगम पे। ठीक है, चलिए जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं या यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला, अब लास्ट अधिगम के प्रकार में हम क्या देखेंगे? विचारात्मक अधिगम। अब विचारात्मक अधिगम से संबंधित हम क्या देखेंगे? विचारात्मक का मतलब होता है कंसेप्चुअल, मतलब विचार से संबंधित। क्या? विचार। और ये विचार आते कहां से हैं? तो जब आपको जीवन में कुछ भी जब नया अनुभव हो, ठीक है, जब आप क्रियात्मक शाब्दिक के आगे, जैसे आसान शब्दों में देखो, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर एवं उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वो क्या कहलाता है? विचारात्मक। विचार मंथन करना, कुछ नया, जैसे आपको कुछ अगर मैंने सिखाया अभी, अब फिर उसको जीवन पे क्या करना? विचारात्मक। जैसे आपने पंखा देखा, ठीक है, केवल पंखा हमको क्या सिखाती है? इस पे विचार करो। गाय हमें क्या सिखाती है? हाथी हमें क्या सिखाती है? ठीक है, या दीवार हमको क्या सिखाती है, या कोई भी चीज अगर पेन है तो वो हमको क्या सिखाती है? तो इस पे विचार मंथन करना, दूसरे एंगल से सोचना। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे घड़ी हमको क्या सिखाती है? कि सतत आगे बढ़ते रहना है। हाथी के अलग अलग अंग हमको अलग अलग चीज सिखाती है, जैसे कान में है तो हमेशा क्या करना? दुर्गुणों को क्या, जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण करना और दुर्गुणों को दूर करना। जैसे उनके पैर है, हाथी के क्या है? पैर। पैर मतलब क्या होता है? अडिग खड़े होना। ठीक है, जो मुंह है, ठीक है, सूंड है, उससे क्या सीखते हैं हम? उससे हम सीखते हैं कि हर कदम फूक फूक करके चलना। जैसे हाथी जब चलता है तो देखना फूक फूक करके चलता है। तो कोई भी नया कदम उठाने से पहले हमको क्या करना? सीखना। जैसे हम गाय से क्या सीखते हैं? तो गाय क्या करती है? कोई भी मतलब शाकाहारी जीव पहले खाना खा लेती है, खाना खाने के बाद फिर से जुगाली करती है। अब वो जुगाली करती है तो उसका क्या मतलब हुआ? खाना खाने के बाद उसको फिर से पचाने के लिए फिर से मुंह पे लेकर के आती है और उसको जुगाली करती है। ठीक है, और उसको क्या करती है? उस खाना को पचाती है। तो इससे हम क्या सीखते हैं?
अब आप खाना को फिर से मुंह तो लाएंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज ज्ञान हासिल करते हैं, कोई भी चीज अगर आप सीखते हैं, तो उसको फिर से विचार मंथन करना। क्या करना? विचार मंथन करना, उसको बार बार दोहराव करना, रिवीजन करना। इसका मतलब होता है गाय से हम सीखते हैं। तो जितने जो बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, हमेशा कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो उसको बार बार रिवीजन कीजिए। अगर जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आप उस चीज को भूलते नहीं है, वो हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और जीवन पर्यंत तक याद रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा क्या, जीवन के अनुभव से क्या करना, व्यक्ति जब समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर, देखना, आमने सामने कुछ भी घटना हो रही है उसको देखना, या किसी घटना के बारे में सुनना, जैसे आप रेडियो वगैरह के बारे में जब सुनते हैं रेडियो से, ठीक है, या मोबाइल वगैरह में देखते हैं, उस पर अपना विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह क्या कहलाता है, विचार अधिगम में के अंतर्गत आता है। इतना तक समझ में आ गया क्या? अब इसी में अब क्या होता है, एक पॉइंट जो अंडरलाइन करने लायक है आपके लिए, क्या, इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। क्योंकि देखिए, विचार का काम कहां पे होता है, शरीर से कि मन से? ठीक है, तो अब ये जो शरीर है इसमें काम किसका आता है, इस ऊपरी हिस्से का, और ये इस काम का भी काम नहीं है। तो शारीरिक क्षमताओं से ज्यादा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या मैंने जो जितना जो पढ़ाया, अधिगम क्या होता है, ठीक है, क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम और विचारात्मक अधिगम। अगर पूरा अगर कंप्लीट समझ में आ गया होगा तो मैसेज करके बताएंगे यस सर कंप्लीट समझ में आ गया है, आप आगे बढ़िए, तो हम उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे सारे बच्चे बताइए, जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि क्या यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई सभी अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इधर जो एप्लीकेशन वाले बच्चे एक दो मैसेज किए हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यस सर समझ में आ गया, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब लिखिए, अब हम भाषा को तो आसान शब्दों में अब समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैंने क्या सिखाया था, अधिगम सिखाया था। अधिगम का क्या मतलब होता है, सीखना। ठीक है, क्या करना, सीखना। अब हम इस तीनों शब्दों को अलग अलग रूप से समझेंगे कि भाषा क्या होता है। और ये जो भाषा जो शब्द है ये पूरे हिंदी भाषा में हर जगह पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे यूट्यूब चैनल पे हो, इसके डेफिनेशन को लिखिएगा, भाषा को और भाषा अधिगम को और भाषा अर्जन को, ये पूरे किताब पे बार बार आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए जितने जो कठिन शब्द मैं बताते जा रहा हूं आसान शब्दों पे, ठीक है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब भाषा का क्या मतलब है इसको समझिए। ठीक है, तो भाषा ऐसा साधन है, ठीक है, क्या ऐसा साधन या ऐसा माध्यम है, ठीक है, जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों, जो भी आपके मन का जो विचार है, बालक हो या आप हो, अपने मन के जो भी विचार हैं, ठीक है, एवं भाव है, भाव मतलब चाहे गुस्सा हो चाहे क्रोध हो, ठीक है, चाहे ईर्ष्या हो चाहे जलन हो चाहे प्यार हो चाहे स्नेह हो चाहे वात्सल्य हो, अपने भावों को क्या, भावों का संप्रेषण, संप्रेषण का क्या मतलब होता है, आदान प्रदान करना, मतलब कम्युनिकेशन। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, दूसरे तक पहुंचाना। क्या करना, जैसे मैं अपने मन के जो भी थोड़ा मोड़ा जो कुछ भी मुझे आता है मैं आप तक संप्रेषण कर रहा हूं, मतलब आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो भाषा एक ऐसा साधन है। अगर सोचिए, अगर मैं आपको, अगर हिंदी मुझे नहीं आती, ठीक है, अगर मुझे क्या नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो मैं क्या इस चीज को एक्सप्रेस कर पाता, क्या इसको मैं समझा पाता? तो भाषा क्या है, अपने मन के बातों को या अपने मन के जो भी विचार हैं उनको आप तक पहुंचाना, अपने ज्ञान तक पहुंचाना। तो क्या भाषा ऐसा साधन है, जो भी, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ी, अगर कन्नड़ बोलते हैं तो कन्नड़, अगर तेलुगु बोलते हैं तो तेलुगु, अगर इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश। तो भाषा ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक या आदमी या कोई भी, ठीक है, अपने विचारों को एवं भावों का संप्रेषण मतलब सामने तक पहुंचाना होता है, तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है। जैसे अगर आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं समझूंगा, ठीक है, तो अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाना या दूसरे को बातों को समझना, ठीक है, विचारों को क्या करना, भावों को समझना, भाषाई योग्यता के अंतर्गत। अब हम तीन चीजों को देखें। तो पहले तो समझिए भाषा क्या होती है। तो भाषा हमने क्या देखा, भाषा का मतलब ये हो गया कि अपने मन के विचारों को
अपने मन की बातों को या मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के मन की बातों या विचारों को क्या करना, समझना, क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। अब भाषा के अंतर्गत तीन चीजें आएंगी। कितने चीजें आएंगी, तीन चीजें। अब वो तीन चीजें कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहला क्या, मौखिक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है, तो इसको भी लिख लो। देखिए कठिन कठिन शब्दों को अपने कॉपी में आसान आसान शब्दों में लिख लो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव दिलाना है, रिटर्न तो दिलाना नहीं, इसलिए आसान आसान शब्दों में लिख लो। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना। क्या करना, प्रकट करना। ठीक है, तो मौखिक रूप से प्रकट करना, मौखिक मतलब बोलचाल की भाषा में। क्या भाषा क्या होती है, मौखिक होती है। जैसे मैं अभी किसके माध्यम से बता रहा हूं, मुख के माध्यम से, मौखिक। तो मौखिक रूप से आपको मैं प्रकट कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा सांकेतिक, संकेत के माध्यम से, चाहे चित्र हो चाहे अंक हो। ठीक है, तो दूसरा क्या, पहला क्या हो गया मौखिक, दूसरा क्या हो गया सांकेतिक, और तीसरा क्या हो गया लिखित। जैसे इसको सबको मैंने लिखा आपको, ठीक है, तो मैंने तीनों का माध्यम बताया आपको। क्या बताया, तीनों का। जैसे देखो मैंने, अब इसको और थोड़ा आसान समझते हैं। ठीक है, भाषा, जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूं, आप तक पहुंच पा रहा हूं। ठीक है, तो भाषा क्या हो गया, मैं आपकी मतलब अपने मन की बातें आप पहुंचाए। अब आप मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हाँ हमको समझ में आ रहा है, सर हमको समझ में आ रहा है, आप मुझे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपके मन की बात समझ रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के। जैसे देखो मैं पहला बोला, ठीक है, ये मौखिक हो गया। दूसरा सांकेतिक, जैसे एक दो, ये संकेत के रूप में हो गया। और तीसरा, अभी आप प्रति उत्तर देंगे कि जैसे मैं पूछा कि क्या आपको भाषा समझ में आई, अगर आप लिखेंगे यस सर, हाँ मुझे समझ में आ गया, मतलब ये क्या हो गया, लिखित। तो क्या, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या जितना जो अभी हमने पढ़ा अधिगम, अधिगम के बाद हमने क्या देखा, उसके प्रकार में क्या, क्रियात्मक, हाँ क्रियात्मक, शाब्दिक और विचारात्मक, वो चारों। और ये अभी जो मैंने जो बताया भाषा, क्या इतना चीजें सबको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई होगी तो एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं कमेंट करके बताएंगे यस और नो, जो यूट्यूब चैनल वाले बच्चे हैं वो लोग भी बताएंगे। उसके बाद हम आगे टॉपिक पर पहुंचेंगे। अगला टॉपिक क्या है, भाषा अधिगम। भाषा के आगे में अब क्या शब्द जुड़ जाएगा, अधिगम। फिर अगला भाषा के सामने क्या जुड़ जाएगा, अर्जन। तो अगला टॉपिक लिखिए अपने कॉपी पे, भाषा अधिगम। इससे संबंधित जितने जो प्रश्न सीटेट में पूछे जाएंगे उस सब को भी देखेंगे। तो चिंता मत कीजिए, बस आप इतना बताइए कि जितना जो अभी मैंने पढ़ाया कि आपको सरल माध्यम से समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, हर टीचर का समझाने का अलग अलग शैली होता है। कुछ टीचर मुझसे ज्यादा बेहतर भी समझाते होंगे, मेरा अपना तरीका है, दूसरे टीचर का अपना तरीका है। ठीक है, चलिए, तो भाषा और भाषा अधिगम। ठीक है, अब मेरी शैली या मेरा समझाने का जो तरीका है, अगर आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर आपका समझाने का तरीका हमको समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है। ठीक है, हर टीचर का अपना अपना शैली होता है। चलिए अगला देखिए, भाषा अधिगम। तो इसको आसान शब्दों में समझते हैं। भाषा अधिगम का मतलब होता है भाषा को सीखने की प्रक्रिया, भाषा का विकास करना। देखो दो शब्दों में तोड़ते हैं, क्या करते हैं, दो शब्दों में तोड़ते हैं। तो भाषा अधिगम, तो भाषा का मतलब तो समझ में आ गया कि किसी मन के भाव, क्या मन की विचारों को या मन के उनके भावों को समझना, या दूसरे को मतलब बोलना, अपने मन के विचारों को बोलना और दूसरे के मन के भावों को समझना। ठीक है, ये तो हो गया भाषा। भाषा में हमने देखा। अब अधिगम का क्या मतलब होगा, कोई भी चीज को सीखना। ठीक है, अब यहाँ पर आसान शब्दों में अगर समझें तो जब क्या, भाषा को सीख करके या भाषा का विकास करना, क्या करना, भाषा, आसान शब्दों में लिख लो, अपने भाषा का विकास करना, क्या कहलाएगा, भाषा अधिगम। सिंपल सा, क्या, भाषा को सीखना मतलब अपने भाषा का विकास करना, अपनी भाषा का विकास करना, इसमें क्या कहलाएगा, भाषा अधिगम। अब इसको थोड़ा सा पुस्तकी भाषा में देखते हैं। ठीक है, पुस्तकी भाषा में क्या होगा, मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, क्या, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने, अभिव्यक्त करना मतलब प्रकट करना, सामने वाले के पास रखना, प्रकट करने, और समाज के साथ सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बिठाना, स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषा क्षमता का विकास करता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, भाषा अधिगम। अब देखिए इतना बड़ा लिखने से क्या हो रहा है, याद नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए सिंपल से क्या रखें कि भाषा अधिगम मतलब भाषा का
विकास करना, सिंपल सा बात। ठीक है, इतना कठिन शब्दों में जाएंगे, लिखना तो है नहीं आपको रिटर्न। अगर पूरी बीएड अगर दिलाते या बीएड दिलाते कि सर हमको लिखना है वहां जा करके, तो अलग बात है। अभी तो आपको केवल सीटेट निकालना है या सीजीटेट। तो क्या सिंपल सा भाषा अधिगम में क्या करना, भाषा का विकास करना। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे अर्जन देखिए। अब हम तो इसमें भाषा का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अब जब हम किसी भी भाषा को जब सीखने का प्रयास करते हैं, दूसरों से सुन सुन करके हो, चाहे दूसरों के बताए हुए चीजों को लिख करके, जब हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। जैसे अभी आप, मैं जो भी चीज बता रहा हूं, आप उसको क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अर्जन कर रहे हैं, क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अर्जन कहेंगे। तो आसान शब्दों में क्या करना, किसी भी चीजों को, अपनी क्षमताओं को विकसित करना, किसके माध्यम से, क्या, तो इसको आसान शब्दों में, पहले कठिन को बता देता हूं, फिर उसको आसान शब्दों में लिखना। तो भाषा अर्जन क्या होता है, तो अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, तो अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया, क्या, किसी भी भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्जित करना, उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। मतलब सिंपल सा बात क्या होगा, आसान शब्दों में इसको क्या लिखेंगे, बताइए, सोचिए क्या होगा आसान शब्दों में। सारे के सारे बच्चे यूट्यूब चैनल पे जितने जो पढ़ रहे हैं या जो बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, इसको आसान शब्दों में हम क्या लिखेंगे, भाषा को, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो किसी भी भाषा को, सीखी हुई भाषा को अपने दैनिक जीवन में क्या करना, प्रयोग में लाना। सिंपल सा बात, आसान शब्दों में। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जितने जो बच्चे नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं स्क्रीन से बाहर आ रहा हूं। ठीक है, चलिए, हो गया क्या? तो हमने क्या देखा, अधिगम, अधिगम के प्रकार, उसके बाद भाषा, भाषा के अधिगम और भाषा अर्जन। अब इतना समझने के बाद, ठीक है, भाषा अधिगम समझ में आ गया, अब ये तो कंप्लीट समझ में आ गया। अब भाषा अधिगम से संबंधित कुछ और क्या कह सकते हैं, तो भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। ठीक है, तो हमने अभी देखा, क्या देखा, कि भाषा जो है क्या करना, भाषिक क्षमता का विकास करना। ये तो भाषा अधिगम हो गया, भाषा अर्जन भी समझ में आ गया। ठीक है, भाषा अधिगम समझ में आ गया, ठीक है, भाषा अर्जन भी समझ में आ गया। अब भाषा अर्जन जो है, याद रखिएगा, किसका परिणाम होता है, अनुकरण का। अनुकरण मतलब क्या करना, पढ़ करके या सुन करके सीखना। जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं, आप उनको लिख करके सिखाते हैं क्या, 2 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको लिख करके सिखाते हैं। शुरुआती दौर पे बच्चा जो है ना, केवल सुन सुन करके सुनता है, सीखता है। ठीक है, तो अनुकरण का मतलब क्या होना, सुनने। ठीक है, क्या, अनुकरण में क्या क्या आ जाएंगे, तो बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार से लोगों को बोलते हुए सुनता है, पहला काम क्या, सुनना। ठीक है, सुन लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, लिखना, बोलना। ठीक है, ये सब क्या जाएंगी, भाषा अर्जन से संबंधित होगा। समझ में आ गया, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अभी तो हमने देखा ना भाषा का, अभी आगे और पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी इतना चलते हैं आगे। अब अगला टॉपिक लिखिए, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इससे संबंधित एक प्रश्न आता है कि ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो इसको नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि सीटेट सीजीटेट का जब अभी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा जब आप अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या, चॉम्स्की ने मतलब कब, 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल के बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। तो यहां पर अगर बोल दे कि बच्चों में भाषिक क्षमता कब से होती है, तो क्या होती है, जन्मजात। मतलब बच्चे में जो है ना, जन्मजात किसी भी चीज को सीखने की क्षमता होती है। जैसे अगर आपके घर में अगर छत्तीसगढ़ी बोला जा रहा है, तो आप क्या होंगे, आसानी से छत्तीसगढ़ी समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। आपको अलग से कोई पढ़ाया गया क्या, नहीं। अगर घर में अगर हिंदी बोली जाती है, तो आप आसानी से हिंदी समझ पाएंगे, हिंदी बोल पाएंगे। ठीक है, अगर आपके घर में अगर कंप्लीटली अगर इंग्लिश बोला जाता है, तो आप इंग्लिश समझ जाएंगे। अगर उड़िया बोला जाता है, तो उड़िया, संबलपुरी है तो संबलपुरी, ठीक है, लहरिया है तो लहरिया, कुछ भी, मतलब जैसा आपके घर में जैसा बोली बोला जाता है, बच्चा उसी का क्या करता है, अनुसरण करता है, उसको सीखता है। इतना समझ में आ गया। अब प्याजे के अनुसार, तो भाषा अन्य संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का क्या मतलब होता है, ज्ञान से संबंधित। ठीक है,
तो ज्ञान तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। अब क्या होता है, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। किसने? पियाजे ने। तो प्रश्न अगर आता है तो क्या बताओगे? पियाजे अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्था। अब वो 4 अवस्था कौन कौन सी हैं? तो चारों अवस्था को लिखिए, फिर आगे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या? संवेदी गतिक अवस्था। संवेदी गतिक अवस्था का क्या मतलब होता है? जन्म से 2 वर्ष तक क्या करेंगे, बताओ इसका क्या मतलब हुआ? संवेदी गतिक अवस्था कितने साल से, इसको लिख ले रहो। ठीक, अगला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्थाओं को चारों को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अवस्था प्रश्न पूछा जाए कि 4 अवस्था क्या क्या थी, तो 4 अवस्था को नोट कीजिएगा और उनका क्या लिखेंगे, उम्र कितना है, तो इतने को स्क्रीनशॉट कर लो, या जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, इसको नोट कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आज पहला क्लास है हमारे हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, अगर आसान शब्दों में अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, और दूसरा अगर मन में सवाल अगर आएगा कि क्या सर ये चीज आपके एग्जाम हमारे एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अभी हम जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ ये आपके लायक है कि नहीं है ये पूरा वीडियो सीरीज। ठीक है, चलिए अगला। अब प्याजे के अनुसार और वाइगोत्स्की के अनुसार हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो लिखिए प्याजे। इसको मैं किसी का कथन को बार बार क्यों करवाता हूं, क्योंकि अक्सर जो है कथन पूछे जाते हैं और आप लोगों को अक्सर इसी चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि सर ये किसका कथन है या ये किसका मत है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तो प्याजे के अनुसार क्या हो रहा है, तो बालक आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मतलब उसमें क्या करना, आत्मसात करना, सुनना, मन में लेकर के आना। ठीक है, तो आत्मसातीकरण एवं सामंजस्य तालमेल बिठाना के माध्यम से कई प्रकार की रूपरेखा बनाते हैं। इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। छोटा सा बच्चा है फिर भी उसके मन में क्या होती है, आत्मसात करने का जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, किसके अनुसार? प्याजे के अनुसार। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा, तो बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क ही परिणाम है। ठीक है, क्या है? समाज के साथ। अब इस समाज में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका घर परिवार पूरा आ जाएगा, आपके दोस्त यार, ठीक है, आपका पड़ोसी, ठीक है, आपका स्कूल, आपका विद्यालय, ये सब चीज क्या आ जाएंगे, स्कूल महाविद्यालय कॉलेज सब आ जाएगा इसमें, मतलब हिंदी इंग्लिश सब। ठीक, तो समाज के साथ संपर्क ही परिणाम है, मतलब समाज में जैसा संवाद होगा, समाज में जैसे बोली होगी, समाज में जैसा बोलचाल की भाषा होगी, आपके अंदर भी वैसा ही विकास होगा। अगर समाज में अगर अच्छी चीजें अगर हो रही हैं तो आपके दिमाग में ऐसा ही बीज बोएगा, क्योंकि सिंपल सा है, आपने मैन एज थिंकर एक किताब पढ़ी होगी, सिंपल सा है कि हमारा जो दिमाग होता है वो किस रूप में होता है, एक खेत की तरह होता है। क्या होता है? हमारा जो दिमाग होता है किसकी तरह होता है, बोलिए? खेत की तरह। अब जब एक खेत की तरह जब होता है तो इसमें क्या होंगे, अगर एक खेत है, अगर इसमें अगर किसका, बबूल का अगर बीज बोएंगे तो क्या होगा, बबूल। अगर केले का अगर बीज बोएंगे तो क्या होगा, केला। अगर आम है तो आम। अगर आपके अंदर अगर सकारात्मक अगर बातें अगर बोया जाए आपके दिमाग में, चाहे वो कान के सुनने के माध्यम से हो चाहे लिखित के माध्यम से हो, तो आपके अंदर क्या होगा, सकारात्मक होगा। आगे हम आगे सकारात्मक और नकारात्मक अधिगम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या, अगर आपके दिमाग में अगर कोई नेगेटिव अगर चीजें भर रहा है तो आप नेगेटिव से भर जाएंगे, अगर पॉजिटिव भर रहा है तो पॉजिटिव भर जाएंगे। ठीक है, तो जैसा अगर आप बीज बोएंगे वैसा आपका फल मिलेगा। अब आगे देखो, तो समाज में जैसा चल रहा है वैसे ही आप सीखेंगे। तो क्या समझ में आया, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। ठीक है, पहला आत्म क्या, पहला क्या होगा, आत्मकेंद्रित। आत्मकेंद्रित का मतलब होता है खुद का खुद से संवाद करना। छोटे जो बच्चे होते हैं अपने में ही लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आत्म। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, समाज। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सामाजिक। जब छोटा बच्चा रहता है तो बच्चा अपने में ही खेलते रहता है, वो अपने में संवाद करता है, फिर धीरे धीरे समाज का सीखता है। जैसे आपके घर परिवेश में जो कुछ भी भाषा बोली जाती है उसको सीखता है।
तो क्या आत्म उन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, स्वयं से बात करता है। तो पहला पॉइंट क्या, शुरुआत में क्या करेगा बच्चा, स्वयं से बात करना। दूसरा क्या होगा, सामाजिक भाषा के माध्यम से क्या होगा, वह शेष सारे दुनिया से संवाद करता है। जैसा भाषा बोला सीखे जाएगा वो वैसे बाकी दुनिया से भी वैसे संवाद करना चालू करेगा। चलिए आगे, यहां तक समझ में आ गया क्या? सारे के सारे बच्चे रिप्लाई देंगे, ठीक है। जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो चाहे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो, ठीक है, रिप्लाई करेंगे। क्या यहाँ जितना तक मैंने अभी तक पढ़ाया क्या कंप्लीट समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइए यस सर। अगर कमेंट में नहीं समझ में आया होगा तो जो भी टॉपिक अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट करके बताइए, ठीक है। यहाँ जो बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बताते चलिएगा। फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पे पहुंचेंगे, ठीक है। ओके, यस सर, ओके, थैंक यू। अब पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने की बात है, ठीक है। भले ही ये प्रयोग कुत्ते के लिए किया गया हो लेकिन ये आदमी के लिए भी प्रयोग में काम आता है, ठीक है। आदमी के लिए भी उतना ही कारगर है। समझ में आ गया? सिंपल सा है कि अगर आपके दिमाग को अगर प्रोग्रामिंग किया जाए तो आप भी वैसे ही काम करेंगे, चाहे कुत्ते में हो चाहे कोई सा भी जानवर हो, कोई भी आदमी हो, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ इसको समझते हैं आसान शब्दों में। और ये जो टॉपिक है ये आपके सीटेट में काम आए कि ना आए ये बात की बात है, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। अगर इस चीज को अगर आप समझ गए ना तो आपके जीवन में बहुत 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 ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अब क्यों काम आएगा आगे समझाता हूं, ठीक है। इसके मर्म को समझने का प्रयास कीजिएगा, भले आपके सीटेट में आए ना आए, लेकिन इस चीज को समझिएगा, जीवन में बहुत काम आएगा। अब समझते हैं कि पावलोव ने क्या किया। तो पावलोव के अधिगम प्रक्रिया, अधिगम मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है को समझने के लिए कि कोई भी चीज या कोई भी आदमी सीखता कैसे है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। कंडीशनिंग, अनुबंधन का मतलब क्या होता है, कंडीशन रख देना, यहाँ एक कंडीशन है, ठीक है। अब कंडीशनिंग में क्या किया, तो सिंपल सा देखो, एक टाइम फिक्स किया उन्होंने। क्या टाइम फिक्स किया, समझिए कि मान लो 8 बजे एक समय निर्धारित किया। क्या किया, एक अनुबंध, पावलोव ने क्या किया, एक टाइम पे 8 बजे, मान लो एग्जाम्पल 8 बजे उन्होंने क्या किया, एक टाइम फिक्स किया। अब उस टाइम पे जो है वो घंटी बजाते थे, ठीक है, बेल बजाना है घंटी। जैसे ही घंटी बजता था, क्या बजता था, जैसे ही घंटी बजता था खाना जो है कुत्ते के सामने आ जाता था। क्या हो जाता था, जैसे ही घंटी बजता था खाना जो है कुत्ते के सामने आ जाता था। अब खाना आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, खाना अगर अच्छा खुशबूदार रहेगा तो लार आना स्वाभाविक सी बात है। तो कुत्ते में क्या आता था, लार आता था। इतना समझ में आ गया? पहला दिन क्या हुआ, जैसे ही 8 बजा घंटी बजा, जैसे ही घंटी बजता था खाना आ जाता था, तो खाना को देख करके कुत्ते में क्या आ जाता था, लार टपकना चालू हो जाता था, ठीक है। अब फिर से अगले दिन फिर 8 बजे, मतलब एक टाइम पीरियड पे घंटी बजा, ठीक है, जैसे ही बजता खाना आता कुत्ते में फिर लार आ जाता। फिर ऐसी प्रक्रिया रोज 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 दोहराने लगी। क्या कि जैसे ही घंटी बजा समय को छोड़ दो, एक फिक्स टाइमिंग पे समझो। अगर क्या किसी एक फिक्स टाइमिंग पर क्या हो रहा है, घंटी बज रहा है, घंटी बजने के बाद क्या हो रहा है, खाना आ रहा है, कुत्ते में लार आ रहा है। अब एक समय के बाद वो घंटी का इतना आदी हो गया कि जैसे ही घंटी बजा मतलब उसके दिमाग में क्या आ गया कि अब खाना आने वाला है। जैसे ही घंटी बजा खाने वाला है, घंटी बजा खाने आने वाला है, लार अपने आप टपकना चालू हो गया। लेकिन एक दिन क्या किया उसने कि घंटी बजाया लेकिन खाना सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके में क्या आ गया, लार आ गया। तो इससे क्या संबंधित समझ में आ गया कि हमने देखा कि पावलोव ने अपने इस प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर क्या किया, उसे एक मेज से बांध दिया। प्रयोग के दौरान घंटी बजने के साथ कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता था जिससे उसकी लार टपकती थी। इस प्रयोग को कई बार दोहराएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि घंटी बजता खाना आता, कुत्ता उसको देख करके उसको लार टपकता, बार 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 आता। एक समय में क्या हुआ, खाना को नहीं दिया गया तो भी लार टपका। तो यहाँ बार बार दोहराया गया। प्रयोग के अंतिम चरण में पुनः घंटी बजाई गई लेकिन उनके सामने क्या नहीं किया गया, भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके उपरांत भी कुत्ते के मुंह से उसी मात्रा में लार टपकी जिस मात्रा में भोजन दिखाएगा। अब इससे क्या सीखने को मिलता है, तो इसको क्या सीखने को मिलता है इसको समझिए, ठीक है।
तो इससे संबंधित ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि यह उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को किसी कृत्रिम माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, अनुबंधित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब प्रकृति के साथ साथ क्या किया जा सकता है, बोलो, कृत्रिम रूप से भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? किसी को भी अगर आप कर रहे हैं, जैसे इसका प्रयोग आपको आपके ब्रेन को वॉश करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे एक चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया, जैसे समझिए एग्जाम्पल, एक कहानी आपने सुना होगा क्या, कि समझिए रानी ने कहा, क्या, रानी ने कहा कि अभी रात है, क्या है, रानी ने क्या कहा, रात है। राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लोगों ने कहा रात है, ठीक है। लेकिन ये अभी सुबह सुबह की बात है। क्या समझ में आया? मतलब जब पूरी दुनिया जब किसी झूठ को अगर सच मानने लगे तो सबके सब क्या कहते हैं, उसको भी सच मानने लग जाते हैं। समझ में आ गया कि रानी ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, तो प्रजा ने भी क्या कह दिया कि सब जब बोल रहे हैं तो ये भी रात है, जबकि ये क्या है, सुबह सुबह की बात है। समझ में आ गया? तो जब आप किसी भी चीज को, जब बहुत ज्यादा लोग अगर क्या होते हैं, झूठ को सच मानने लगते हैं, तो क्या होता है, उस चीज को सबके सब मानने लग जाते हैं। जैसे अगर हजारों क्या है, हजारों मूर्खों के बीच क्या, हजारों मूर्खों के बीच क्या होता जाए, एक बुद्धिमान भी मूर्ख साबित हो जाता है। जैसे हजारों अगर क्या है, हजारों अगर दीपक है, अगर उसके सामने में अगर एक बल्ब लगा दोगे तो सारे के सारे दीपक क्या करेंगे, उस बल्ब का आत्महत्या करना चाहेंगे या मारना चाहेंगे। क्यों? अगर जिंदा रह जाएगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अगर ये जिंदा रहा तो इन मूर्खों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दिमाग में रखने वाली ये बात है कि जब बहुत सारे अगर मूर्ख अगर सामने बैठे हों तो क्या, उनके सामने अपनी बुद्धिमत्ता मत दिखाना, उस समाज को छोड़ करके चल देना। ठीक है? आपको मैंने उस दिन कौन सा कहानी सुनाया था, गधा और चीता वाला कहानी सुनाया था, याद है? ठीक है, मैंने क्या सुनाया था, इस टॉपिक का क्या मतलब है, समझाने का मेरा क्या मतलब है कि ये जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। मैंने क्या सिखाया था, गधा और कौन सा, चीता वाला। एक जितने भी बच्चे जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, इसको एक मर्म को समझ जाएगा, मुश्किल से आधा से 45 जो है सेकंड का कोई मतलब स्टोरी है। समझिए क्या होता है, गधा जो है बार बार चीता को बोलता है कि, चीता को क्या बोलता है, घास जो है क्या रंग का है, लाल रंग का है। क्या होता है, लाल रंग का है। गधा बार बार क्या जीत कर रहा है चीता को, कि जो घास है कौन से रंग का है, लाल रंग का है। तो चीता बोलता है नहीं भाई, ये जो घास जो होता है वो हरे रंग का होता है। चीता क्या बोल रहा है, हरा रंग का है, और गधा क्या बोल रहा है, लाल रंग का होता है। बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, गधा जो है अपने में अड़िग रहा कि नहीं लाल रंग का ही होता है घास। ठीक है, चीता क्या बोल रहा है, हरा रंग का होता है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये बात राजा तक पहुंच गई, और राजा कहां पहुंच गया, शेर के पास। ठीक है, शेर के पास जब गधा और चीता दोनों पहुंचे, ठीक है, तो क्या हुआ, तो जैसे ही उन्होंने सुना कि गधा क्या कह रहा है कि घास लाल रंग का है और चीता कह रहा है कि हरा रंग का होता है, तो राजा ने क्या कहा कि एक काम करो चीता, तुम जो है इसमें तुम्हारी गलती है। ठीक है, तुम पूरे जंगल के जो है 4 चक्कर लगा करके आओ। ठीक है, तो गधा एकदम खुश हो जाता है कि नहीं, इस गधे को बोल रहा था, इस चीता को, कि क्या, कि घास जो है लाल रंग का होता है, मान नहीं रहा था, देखिए इसको सजा मिल गई, अब ये दौड़ रहा है। गधा क्या हो गया, एकदम खुश हो गया। ठीक है, जब ये हाँपते हाँपते 4 चक्कर लगाने के बाद क्या हुआ, राजा के पास आया, तो चीता ने जो है राजा को बोला कि महाराज, घास तो हरा रंग का होता है, ये तो आप भी जानते हैं, फिर भी आपने मुझे जंगल का 4 चक्कर लगाने के बोला, क्यों, इसमें मेरी क्या गलती थी? तो राजा ने कहा, ठीक है रे मेरे भाई, कि घास जो है हरे रंग का ही होता है, गलती तुम्हारी ये थी कि तुम बहस किससे कर रहे थे, गधे से। तुम्हारा जो 4 चक्कर सजा वो हरे और लाल से मतलब नहीं था, तुम्हारा जो बहस था वो गधे के साथ कर रहे थे, इसलिए। तो इसीलिए जब मूर्ख लोग रहे, ठीक है, जब आपके दोस्त यार जब किसी भी चीज को
एकदम मानने को तैयार ही ना हो, या अगर आपको कोई गलत समझे तो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करना, आप अपने आप को सही साबित मत करना, क्योंकि लोग जैसा उनके दिमाग में धारणा बैठता है, क्या जैसा दिमाग में जो जैसा सोच होगा लोगों का, लोग भी आपको वैसे ही सोचेंगे। मतलब जिनकी जैसी सोच, दुनिया आपको वैसी ही तरीके से देखेगी। जैसे लोग, जैसे अगर काला चश्मा पहने तो दुनिया क्या दिखेगी, काला दिखेगी, अगर हरा पहना है तो हरा। इसको बोलते हैं नजरिया का परिणाम। ठीक है, तो जैसा सोच होगा लोग आपको वैसे ही करेंगे। तो इसीलिए अपने आप को किसी के सामने जस्टिफाई मत करना कि हाँ मैं सही हूं या मेरी कोई गलती नहीं है। लोग जिनकी जैसी सोच होगी वो ऐसे ही बोलेंगे। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। तो आई होप कि इस कहानी से आपको अपने जीवन में कुछ काम आएगा। चलिए आगे। अब भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। ठीक है, जितने जो बच्चे, अगर स्टोरी अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक से हट कर था, लेकिन ये आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। अक्सर हम नाराज हो जाते हैं या हम तकलीफ में आ जाते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में कितना भला बुरा कह रहा है। ठीक है, वो मेरे बारे में कुछ ना सुना ना जाना ना मुझसे कभी बात किया, लेकिन मेरे बारे में चारी चुगली कर रहा है या मेरे बारे में वो दूसरे को गलत कर रहा है। इसमें आप गलत नहीं है, सामने वाले की गलती है। जैसे एक और थोड़ा एग्जांपल समझाता हूं जो आपके जीवन में काम आएगा। जैसे देखिए, पहले 9 ग्रह थे, अब 9 ग्रह में एक ग्रह को हटा दिए, कौन था, प्लूटो हट गया। ठीक है, अब सोचिए अगर ये मान जाए ग्रह से हट गया, लोगों ने क्या कहा, ये तिरछा है, ये ऐसा है, ये सही आकार में नहीं है, इसको निकाल दिए, इसको भला भला कहने लगे। अब सोचिए लोगों के भला बुरा कहने से क्या इसकी गति धीरे हो गई, क्या इसकी चाल दूसरी जगह हो गई, या क्या इसका बंद हो गया, नहीं। ठीक वैसे ही अगर 4 कुत्तों के भौंकने से जो है, क्या 4 कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल नहीं बदल जाती है। आप अपने जिस रास्ते पे चलते रहते हैं चलते चलेगा, कुत्तों का काम तो है भौंकना ही भौंकना है। ठीक है, तो अपने रास्ते पे चलेगा, बहुत सारे लोग आते ही हैं बागड़ बिल्ले जो आपको नोचने का काम करते हैं, तो उनसे दूरी बनाना है। अब टॉपिक पे आते हैं। तो भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो सामाजिक परिवेश। तो सामाजिक परिवेश का क्या मतलब है, तो समाज का जैसा परिवेश होगा, जैसा वातावरण होगा, जैसे इसको मैंने आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ाया हुआ था कि बच्चे हो चाहे आदमी हो, एक पौधे की तरह होता है। इसको मैंने पहले भी समझाया हुआ है। जैसे पौधे का ग्रोथ किस पर निर्भर करता है, तो पौधे का जो ग्रोथ है अच्छा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, पौधे पर निर्भर करता है। अगर पौधा अगर खुद बढ़ना चाहता है, खुद अगर हष्ट पुष्ट होगा तो वो आगे बढ़ेगा, चाहे विषम परिस्थिति हो जाए। जैसे पौधे का बीज को अगर आप कहीं पर भी दुर्गम जगह में फेंक दे तो क्या होता है, अगर उसमें अगर सामर्थ्य है तो उगेगा, चाहे चट्टान हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे दलदल हो, चाहे कुछ भी हो। तो सबसे पहला काम क्या, पौधे में पौधे का सामर्थ्य हो। दूसरा क्या, उसको कौन सा खाद दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, खाद। अगर खाद अगर अच्छा दिया जा रहा है तो क्या होगा, पौधा बढ़ेगा। तीसरा, अगर पर्यावरण अगर उसके आसपास का अगर अच्छा है तो क्या होगा, वो बहुत अच्छा बढ़ेगा। जैसे देखो, अगर इस तीनों में अगर तालमेल अगर खराब हुआ, क्या ये पौधा है, पौधा में अगर खाद मिल गया, अच्छा मिल गया, लेकिन पर्यावरण अगर खराब है तो क्या होगा। जैसे रोड किनारे पर एक पौधा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक पौधा लगा हुआ है। पौधा तो बढ़ना चाहता है, उसमें जबरदस्त इच्छा शक्ति है, ठीक है, लेकिन इसको खाद अगर मान लो गलत मिल गया, अगर मान लो जाए इसमें अगर हम जहर डाल दें इसके जड़ों पे तो क्या होगा, पेड़ मर जाएगा। अब अगर खाद आपने अच्छा डाला, इसका इच्छा शक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन रोड के किनारे पे है, एनी टाइम धूल 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 गिर रहा है, तो पौधा विकास कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो ठीक वैसे ही आदमी है, आदमी में अगर जबरदस्त इच्छा शक्ति है कोई भी चीज को, भाषा को सीखने की, तो वो सीख सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई दूसरा टीचर अगर सिखा रहा है, मतलब एक खाद, खाद का मतलब होता है गुरु। अगर जैसे मैं अभी आपको सिखाने का प्रयास, एक दो शब्द सिखाने का जो प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा काम है क्या, खाद डालना आपके दिमाग में। ठीक है, तो खाद डाल रहा हूं तो आपका विकास होगा। अगर सोचिए आप बढ़ना चाह रहे हैं, गुरु देना चाह रहा है, लेकिन आपके घर वाले अगर घर में कला कलेश बार बार काव काव चल रहा है, आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपको कहीं शादी कर दिया, कुछ कुछ और कारण हो गया, घर में बच्चे काव काव कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप पढ़ पाएंगे। घर का अगर पर्यावरण अगर अच्छा नहीं रहा तो नहीं पढ़। ऐसे बहुत सारे बहने हैं या बहुत सारे भाई हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनमें जबरदस्त इच्छा शक्ति है,
गुरु से ज्ञान भी मिल जाता है, लेकिन घर का वातावरण अच्छा ना होने के कारण क्या हो जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसको हो गया आसान शब्दों में। अब इसी को बुक का जो कठिन शब्द है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का मत है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। मतलब समाज में जैसा भाषा बोली जाएगी, क्या जैसा भाषा या बोली या शैली, उस भाषा या बोली की जैसी शैली होगी, जैसा नेचर होगा, आपके अंदर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी भाषा अगर सॉफ्ट टोन है, बहुत प्यार से अगर बात करते होंगे, तो आप में भी क्या होंगी, वैसे सॉफ्ट टोन होगा। अगर बाय द वे अगर आपके घर परिवार में अबे इधर आ, अरे तू इधर जा, अरे इधर बैठ रे बे अगर चलते रहेगा तो क्या होगा, आप में वही सेम टोन आएगा। समझ में आ गया। तो समाज में जैसा भाषा होगा, जैसी बोली होगी, जैसे शब्द होगी, जैसा मिठास होगा, जैसे गुण होंगे, उसका प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसी को कह रहे हैं, वाइगोत्स्की का मत है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। ठीक है, समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, व्यक्ति की भाषा भी उसी के अनुरूप निर्मित होगी। यदि समाज में अशुद्ध गाली गलौज चल रहा है, गाली गलौज आप यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा, आजकल कोई सा वीडियो वायरल कैसे हो जाता है, कुछ भी अगर उटपुटांग कारनामा कर दे, कुछ भी किसी को गाली गलौज कर दे, किसी को रोस्ट कर दिया, अपने आप ऊपर चले जाता। तो अगर भाषा क्या है, अशुद्ध व असभ्य भाषा का प्रयोग होगा, तो व्यक्ति की भाषा भी अशुद्ध या असभ्य होने की आशंका होगी। व्यक्ति की भाषा पर उसके परिवेश मतलब वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त यार हो, चाहे संगति हो, चाहे गुरु हो, एकदम छान करके, मतलब जैसे पानी को जैसे हम छान करके पीते हैं ना, कहते हैं ना पानी पिए छान कर, गुरु बनाए जानकर। समझ में आ गया। तो जैसा आपका संगति होगा, जैसा आपका परिवेश होगा, आपकी भाषा, आपका बोली, आपका शैली, आपका रहन सहन सब भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए सोच समझ करके वैसा वातावरण में रहना चाहिए। समझ में आ गया। आपको एक कहानी और सुनाया था, याद है आपको? कौन सा? टके से टके भाजी, याद है? याद, पहला क्लास में सिखाया था। टके से टके भाजी नहीं याद है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा कहानी हो जाएगा तो बच्चे बोलेंगे सर पढ़ाई के साथ कहानी ज्यादा सुना दिए। ठीक है, चलिए, वो कहानी भी बहुत मजेदार है, ये इसी पे संबंधित है। ठीक है, 1 रुपए में क्या भाजी भी मिल रहा है और 1 रुपए पे मीठा भी मिल रहा है। ठीक है, तो कहानी उसको सुनना मजेदार है। ठीक है, चलिए, भाषा की इच्छा। तो अभी मैंने बताया कि अगर बच्चे में इच्छा शक्ति है तो सब कुछ सीख सकता है। अगर इच्छा शक्ति नहीं है, जैसे किसी बच्चे को अगर मैं बार बार धकेल के पेड़ पे चढ़ा तो दिया, चढ़ तो गया बेटा, उतरेगा कैसे? समझ में आ गया। तो किसी को अगर उसका मन नहीं है तो आप कितना चढ़ाओगे? समझ में आ गया। अगर इच्छा शक्ति है तो अपने आप चढ़ जाएगा। तो ठीक वैसी भाषा अर्जन करना, भाषा सीखना, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे कन्नड़ हो, अगर आपको नया भाषा सीखना है तो किस पे डिपेंड करेगा? आपकी इच्छा शक्ति पर। तो व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को सहज रूप में सीख लेता है। ये तो क्योंकि घर के वातावरण में जैसा रहता है, जैसे आप छत्तीसगढ़ी आप आसानी से सीख गए, हिंदी आप आसानी से सीख गए, तो मातृभाषा तो कोई भी सीख लेता है। लेकिन इसके अलावा अगर द्वितीय कोई भाषा सीखना हो, जैसे इंग्लिश सीखना हो, ठीक है, या आपको कोई कन्नड़ सीखना हो या तेलुगु सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, ठीक है, द्वितीय भाषा का अधिगम मतलब सीखना या अर्जन करना, ग्रहण करना, उसकी भाषा सीखने के प्रति किस पर निर्भर करती है? उसकी इच्छा शक्ति पर। समझ में आ गया। और इच्छा शक्ति के साथ साथ पर्यावरण भी। आपने इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लास अटेंड किया, ठीक है, आप यहाँ पर इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन घर में ऐसा वातावरण नहीं है तो सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, आपको फ्लुएंसी आती रहेगी, जैसे मैडम है, आप इंग्लिश मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जैसे आप पढ़ाती थी, वहां पे आपका फ्लुएंसी बहुत अच्छा रहा होगा। अब आप घर में आ गई हैं तो आपका फ्लो टूट गया होगा। अब आप कभी भी जब बोलेंगे तो थोड़ा सा रुकावट जरूर आएगा। ठीक है, चलिए, अब दैनिक जीवन के अनुभव। तो भाषा अधिगम अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो क्या है? दैनिक जीवन के अनुभव। तो क्या मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया कि बालक उन विषय वस्तुओं को शीघ्र सीख लेता है या समझ लेता है जिसे दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है। मतलब जो कुछ भी अगर हम सीख रहे हैं, अगर हमारे वो दैनिक जीवन के अनुभव में आ रहे हैं, अगर काम आ रहा है, तो उसको क्या होगा? आप उसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, तो दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है। यह विचार इस मत की पुष्टि करता है कि यदि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ दिया जाए
तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया सरल और त्वरित बनाई जा सकती है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश क्लास कर रहे हैं, अगर आप क्लास में सीख करके आ गए, अगर घर में अगर उसका प्रयोग नहीं हुआ या समाज में प्रयोग नहीं हुआ, तो आप क्या हो जाएगा, वो सरल ना होकर के अब वो कठिन हो जाएगा। ठीक है, जो फ्लुएंसी जो आ रही थी, जो एक्सिलरेट हो रहे थे आप, अब वो मंद हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आ गया? अब जितने जो बच्चे अभी मैंने जितना जो पढ़ाया, ठीक है, एक बार फिर से क्विक मुझे सारे के सारे बच्चे प्रतिक्रिया देंगे। जितने जो यूट्यूब चैनल वाले बच्चे हैं, सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और उसका शिक्षा शास्त्र। तो मैंने अधिगम का अर्थ बताया, अधिगम का मतलब क्या होता है, ठीक है, अधिगम को रटना को अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको मैंने बताया। फिर अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, तो क्रियात्मक, शाब्दिक और विचारात्मक। जितने जो बच्चे अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बताइए। फिर हम इसके आगे हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो जितने जो सी सेट में आते हैं प्रश्न, अधिगम के प्रकार, तो क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक और विचारात्मक अधिगम। इस तीनों को सीखने के बाद मैंने बताया आपको कि भाषा क्या होती है, भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, इस तीनों को देखा हमने। उसके बाद इसके अलावा हमने क्या देखा, अभी इस तीनों को सीखने के बाद प्याजे के अनुसार हमने देखा, प्याजे के बाद वाइगोत्स्की के बारे में देखा, हमने देखा पावलोव का सिद्धांत, इसके साथ साथ मैंने एक दो कहानियां भी समझाई, कौन सा, गधे और चीता की, साथ में कुत्ते की कहानी भी सिखाया। ठीक है, अब आगे पावलोव का इसमें समझ में आ गया कि अगर प्राकृतिक रूप से चल रहा है तो हम उसको कृत्रिम रूप से भी क्या कर सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं, अनुबंधन कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी भाषा को सीखना, अर्जन करना, अधिगम करना किस पर निर्भर करता है, समाज पर, आदमी पर और पर्यावरण पर। तो सिंपल से एग्जांपल समझना, पौधे को, अपने आप को पौधा समझना कि अगर मैं हूं, अगर मुझ में अगर जबरदस्त इच्छा शक्ति है तो मैं उस बेशरम के पौधे के जैसा हो जाऊंगा। बेशरम का पौधा समझते हैं क्या होता है, बेशरम का जो पौधा होता है अगर कहीं पर भी अगर फेंक दोगे तो फिर से वो उग जाता है। समझ में आ गया? तो अपने आप को बेशरम के पौधे के जैसा बनाना है कि जीवन में कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, फिर से अगर मुझे उखाड़ करके अगर कहीं पे फेंक दें तो फिर से मुझे उगना है। चाहे घर में कितना भी कोई भला बुरा कह दे, कोई कितना भी कुछ भी कह दे, मेरा काम है केवल पढ़ना तो पढ़ना। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, हमारा काम है पहले पढ़ना। ठीक है, चलिए अगला। अब नेक्स्ट पॉइंट, भाषा अर्जन की इच्छा मैंने बता दिया कि अगर इच्छा शक्ति है तो कोई भी भाषा सीख सकते हैं। ठीक है, अगर दैनिक जीवन में उसका अनुभव हो रहा है, उसका काम कर रहे हैं, तो सरल को भी हम क्या धीरे 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 कठिन जो है उसको भी हम सरल बना सकते हैं। ठीक है, अगला। अब लिखिए, जितने जो बच्चे हैं यूट्यूब चैनल पे हो, जो एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, आप लोग उसमें कमेंट में आप उसमें आंसर दीजिएगा। ठीक है, इधर जो बच्चे, ठीक है, अपने कॉपी में आंसर लिखिए। जो बच्चे ऑफलाइन पे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन पर पढ़ रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन पर आंसर दीजिएगा। जो बच्चे ऑफलाइन पर पढ़ रहे हैं वो लोग ऑफलाइन पर, जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन को सफलिंग कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया है। जैसे देखिए डायरेक्ट मैंने 33 का क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इस तरीके से आगे पीछे किया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। इसलिए ताकि अगर आपके पास कोई एक किताब अगर होंगी तो आप उसका आंसर ना दे पाए, इसलिए मैंने सफलिंग किया हुआ है। ठीक है, तो शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं। क्या, शिक्षार्थी मतलब जो शिक्षा अर्जन करता है, सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? ठीक है, सीटेट दिसंबर 2021 का प्रश्न है। क्या यह भाषा का अधिगम है, क्या भाषा का अर्जन है, भाषी व्यवस्था, क्या भाषाई व्यवस्था का अधिगम है, या व्याकरण का अधिगम है? ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे आप जो है चैट में बताइए। ठीक है, और बाकी क्या, अच्छा, जब भी कमेंट करेंगे तो क्या कमेंट करेंगे, तो आप लोग जो है जैसे 33 है तो 33 अगर मान ली जाए ए है तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए, ताकि जब मैं कमेंट जब देखूं, ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाए कि आप 33 का आंसर दे रहे हैं या किसी और का। पता चला आप बाद में वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी एबीसीडी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए सारे के सारे बच्चे आप ऑफलाइन पर लिखिए, आंसर क्या होगा लिखिए, 33 का आंसर क्या होगा अपने कॉपी में लिखिए। ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले तो उन्होंने दे ही रहे हैं। ठीक है, चलिए सारे बच्चे लिख लिए। अब इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से, यह क्या कहलाता है, तो भाषा का अधिगम। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा भाषा का अधिगम क्या होता है। ठीक है, अब आगे दूसरा सवाल 34वां। ठीक है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, भाषा कैसे अर्जित करते हैं? ठीक है, तो इस पर आंसर बताइए। सीटेट जनवरी 2022 का प्रश्न है, भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, क्या जो शिक्षार्थी होता है भाषा कैसे अर्जित करता है, तो भाषा कैसे अर्जित करता है, तो भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, मतलब विश्लेषण मतलब तोड़ तोड़ करके, छोटे छोटे रूप में समझना,
ठीक है, तो भाषा की संरचना का, ठीक है, स्ट्रक्चर का विश्लेषण करके, एनालिसिस करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, भाषा जो साहित्य जो होता है उसका अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीख करके, या प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। चलिए, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पे हैं, जो बच्चे ऑफलाइन पे हैं, आंसर बताइए क्या होगा। चाहे यूट्यूब पे चैनल पे पढ़ रहे हो, चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, जो भी बच्चे, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। 34 का आंसर क्या होगा? सीटेट जनवरी 2022 का प्रश्न है। आगे सबका आंसर लिख लिए। चलिए, जिनका अगर आंसर आ गया होगा अच्छी बात है। आंसर है हमारा चौथा। क्या शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं? किसके माध्यम से? तो प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। चलिए, जिनका अगर आंसर 4 है तो उनका सही है, जिनका ABC है वो गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सीटेट जनवरी 2022 का प्रश्न है, भाषा अधिगम अभ्यास। क्या भाषा अधिगम मतलब भाषा को सीखना, ठीक है, अभ्यास और पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब जानते हैं? हाँ, तो पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है, यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या अंतःक्रियावादी? क्या होगा? चलिए आंसर लिखिए। मैंने जितने जो बच्चे हैं, नेहा का आंसर आ गया 34 को बता रही है, अभी 35 का बताइए। ठीक है, इधर सबका आंसर आ गया। कितना आंसर आया आपका? 35 का क्या आंसर दिया आपने? अभी नहीं लिखी है, लिखो। कितने लोगों का 4 है? 1। और बाकी इधर क्या होगा? इधर सेकंड, इधर फर्स्ट। आपका मैडम कितना? 4th। देखते हैं कितने लोगों का 4th है ना। जिनका सेकंड है उन्हीं का सही है। तो क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। ठीक है, जिन बच्चों का अगर आंसर 2 आया है मतलब वही सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सीटेट जनवरी 2022 का प्रश्न है, बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है। क्या बच्चे में कोई भी भाषा को सीखने की जन्मजात उसमें क्या होती है? क्षमता होती है, जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? ठीक है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये कथन किसको बता रहा है? व्यवहारवादी को, संज्ञानात्मक वादी को या सहजतावादी को? 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा। इस 3 में ही आंसर है। ठीक है, चौथा इसलिए काट दिया। इस 3 में एक ऑप्शन हटा दिया, आपका प्रॉब्लम आधा कम कर दिया। चलिए 50-50 ऑप्शन बताता हूं। ठीक है, क्या एक लाइफ लाइन आप लोगों के लिए एक देता हूं। कौन सा? 50-50। इसको काट दो। अब इस दोनों में बताओ, इस दोनों में कौन सा होगा? चलिए 50-50 ऑप्शन, 4 में से 2 हटा दिया। ठीक है, क्या होगा? हाँ, फर्स्ट वाला तो काट दिया ना। सेकंड और थर्ड वाले में बताइए क्या होगा। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे या एप्लीकेशन पे, कितना आंसर आया? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, जिनका अगर क्या होगा, थर्ड आंसर होगा वो सही है। ठीक है, सहजतावादी, सहजवादी से, सहजता से वो लोग कोई भी चीज को सीख पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अब सीधा फिर से 36 से मैंने 27 पहुंच गया। ठीक है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। क्या भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है? किसका आधार नहीं है? व्याकरण का, भाषाई परिवेश का, स्वाभाविकता का या सहजता का? ये सीटेट जुलाई 2019 का प्रश्न है। चलिए सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। और क्या नहीं है बताइए, क्या नहीं है? फर्स्ट आंसर। कितने लोगों का? 1 2 3, ठीक है, 4 5 सबका। चलिए, जिनका अगर फर्स्ट आंसर है तो बहुत बढ़िया है। भाषा सीखने या भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण है। जैसे आप कोई भी भाषा अगर सीख रहे थे तो शुरुआत में क्या आपको भाषा मतलब व्याकरण सिखाया गया था क्या? नहीं। आज भी अगर हम हिंदी छत्तीसगढ़ी की बात करें तो हमको छत्तीसगढ़ी का व्याकरण अच्छे से नहीं आता, फिर भी हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना। हमारे जो दाई दादा लोग हैं या दादा दादी लोग हैं, उनको व्याकरण आता है क्या छत्तीसगढ़ी का? नहीं आता, फिर भी पढ़ते हैं। आपको भी हिंदी का शुद्ध व्याकरण नहीं आता है, फिर भी आप बोलते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, सीटेट जुलाई 2019 का प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
क्या भाषा अर्जित करने के संदर्भ में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण निभाता है? ठीक है, क्या विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषाई पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। इस चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए। ठीक है, चलिए ऑप्शन बताइए जल्दी जल्दी। संजू का आंसर, अरे अभी तो कितना नंबर पे है? हाँ 28 का। ठीक है, आज दोनों लगे हुए हैं, क्या बात है, एक बच्ची गायब है आज। चलिए, यूट्यूब चैनल वाले बच्चे क्या होगा? कितने लोगों का फोर्थ आया आंसर? कुछ लोगों का फोर्थ सेकंड। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, समृद्ध भाषा परिवेश। ठीक है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण निभाता है। अगर आपके आसपास का परिवेश अगर बहुत अच्छा है भाषा सीखेंगे, अगर उटपुटांग अगर भाषा रहेगा तो उटपुटांग सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सीटेट दिसंबर 2019 का प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। ठीक है, क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है? प्रश्नोत्तरी, प्रश्न का भाषण, ठीक है, अंताक्षरी जो है, अंताक्षरी आप जो खेलते हैं ना, ठीक है, का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों को जवाब देना, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। चलिए आंसर अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, अच्छा आंसर कैसे लिख रही है? अच्छा पूरा लिख रही है, एबीसीडी लिख सकती है या 1 2 3 4 लिख सकती है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए क्या होगा? 29 का। कुछ बच्चे लोग 3 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं। जी क्या होगा? दूसरों के अनुभवों से जोड़कर सवालों का अनुभव करना। कितने लोगों को लगता है? कितने लोग हैं 2 और 3 वाले? 2 वाले, अच्छा 3 वाले कंफ्यूजन में हैं। चलिए 2 वाले सही हैं, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपके स्क्रीन पर सीटेट जनवरी 2021 का प्रश्न है, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जैसे अभी आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जब आप टीचर बन जाएंगे, अभी तो केवल सीटेट निकालेंगे या सीजीटेट निकालेंगे, फिर जब आप शिक्षक भर्ती निकालेंगे, जब आप टीचर बन जाएंगे, तो आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें, आपस में एक दूसरे से बात करें, ठीक है, आपस में क्रिएटिविटी मतलब संवाद करें, ठीक है, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करें, केवल लिखने का काम करें, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। तो इस चारों में से कौन सा है जो सबसे आसान है और सीखने के लिए बढ़िया है? कौन सा पद्धति? जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हों, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। क्या होगा? इधर मैडम आपका आंसर नहीं आया है, क्या होगा? अच्छा आपको फर्स्ट लग रहा है, बाकी थर्ड, पहला थर्ड, अच्छा इधर। चलिए देखिए, तो जिनका जिनका भी अगर फर्स्ट आ रहा है सही है। देखिए आपस में जैसे बातचीत करेंगे ना तो उससे ज्यादा सीखते हैं। जैसे आप स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं, आपस में जीडी करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, आपस में लेक्चर एक दूसरे को बोलने की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि वो भाषा को सीख पाए। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चलती हैं, आप जैसे चैनल में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप देखिएगा मैडम जो है बच्चों के साथ बार बार संवाद करते रहती हैं, बोलते रहती हैं, ताकि उनके फ्लुएंसी में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला। अब अगला क्वेश्चन, भाषा अधिगम में अंतःक्रियाएं परिकल्पना का क्या अर्थ है? सीटेट और दिसंबर 2021 का प्रश्न है। ठीक है, क्या भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? ठीक है, अब इसका क्या अर्थ है? द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए, मतलब द्वितीय भाषा मतलब मातृभाषा को छोड़ करके कोई भी अगर आपको दूसरी भाषा सीखना हो, ठीक है, तो विदेशी भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थी की अंतःक्रिया निवेशों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पश्चात होनी हो। ठीक है, संप्रेषणात्मक मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, परिवेश भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। शिक्षार्थी द्वितीय विदेशी भाषा के निवेश
और स्वरों के आधार पर अंतःक्रिया नहीं करते। शिक्षार्थी को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़िए और इसका आंसर सोच समझ के बताइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो। और जो बाल विकास हो गया, चाहे हिंदी का क्या शिक्षा शास्त्र हो गया, पर्यावरण हो गया, इन सब के प्रश्न ऐसा लगता है कि ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। ठीक है, तो चलिए सोचिए आंसर क्या होगा। क्या? चलिए, आज नेहा और संजू फटाफट आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। बड़े दिन बाद उनको संजीवनी बूटी मिला है लग रहा है। शुरू के 1-2 क्लासेस में मूर्छित हो गए थे। ठीक है, चलिए अब लाइन पे आ गए हैं। भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है, क्या होगा आंसर? सभी को क्या लगता है? 4 इधर आप दोनों को क्या लग 4 ही लग रहा है, आपको कौन सा लग रहा है? डिसाइड नहीं कर पा रही है। चलिए, जिनका जिनका अगर आंसर 4 है उनका सही है कि शिक्षार्थी को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? क्या प्रश्न कह रहा है? सीटेट दिसंबर 2021 का प्रश्न है। शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम धारणा किस रूप में जानी जाती है? क्या निवेश परिकल्पना के माध्यम से, निर्गम परिकल्पना के माध्यम से, अंतःक्रिया परिकल्पना के माध्यम से, सहारा देने संबंधी परिकल्पना के माध्यम से? तो क्या होगा, क्या होंगे, क्या? चलिए आंसर बताइए। अपने कॉपी में पहले लिखिए, आप लोग बोल देते हैं पहले, अपने कॉपी में लिखते नहीं है। क्या लिखे बेटा? हाँ 32 का 3 लिखा आपने। आपने क्या लिखा? नहीं, इधर प्रिया मैम आपका 3, कौर मैम आपका कितना? 3, इधर 3 ही। चलिए, जिनका जिनका भी अगर 3 आया है, ठीक है, उनका आंसर गलत है। ठीक है, हाँ, सहारा देने संबंधी परिकल्पना। चलिए ठीक है, कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ऐसा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सीधा 32 से मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ? 23 पे, क्वेश्चन आगे पीछे करके। ठीक है, इसलिए ताकि अगर आप बुक रखे होंगे तो बुक को देख करके फटाफट आंसर ना बताएं। ठीक है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। क्या? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, मतलब यह कथन पूर्णतः सही है, ठीक है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, या व्यर्थ का है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है। कोई भी अगर आप भाषा सीख रहे हैं, अगर चिंतन कर रहे हैं, तो एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है। कोई भी चीज सीखते हैं ना, उसका विचार मंथन करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है, या व्यर्थ है, ठीक है, या आंशिक रूप से सही है, या पूर्णतः गलत है। चलिए आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। 23 का आंसर क्या होगा? संजू का आंसर आ गया, और मैडम का भी आ गया, और बाकी बच्चों का, यूट्यूब चैनल वाले बच्चों का देखेंगे। चलिए 23, भाषा चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, या व्यर्थ का है। चलिए आंसर क्या होंगे? तो पूर्णतः सही है, क्योंकि भाषा अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसका विचार मंथन चिंतन बहुत जरूरी है। जैसे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, तो घर में जाकर के विचार मंथन बार बार सोचना भी जरूरी है। कहते हैं ना कि जो स्पोकन इंग्लिश वाला टीचर होते हैं, कि अब आपको दिमाग में भी सोचना है, तभी तो जो सोचेंगे मुंह पे आ पाएगा। ठीक है, तो अब आपको इंग्लिश में भी सोचना है, ये कहते हैं ना, आपने सुना होगा। तो स्पोकन इंग्लिश क्लास किया है क्या कभी? नहीं। चलिए, होशियार बच्चे हैं। भाषा अर्जन में ठीक है, तो ये अक्सर होता है, आपको बोला जाता है कि आप चाहे टूटा हो, चाहे फूटा हो, चाहे कुछ भी हो, इंग्लिश कम से कम बोलिए, थोड़ा सा सोचिए इंग्लिश से संबंधित। ठीक है, तो कम से कम वो आपके लैंग्वेज में आ पाएगा। भाषा अर्जन में भस्य भाषा को, सीटेट फरवरी 2015 का प्रश्न है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं,
स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, यहाँ तारीख लिख दिया हुआ, तरीके होगा ना, ठीक है, तरीके होगा, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो इस चारों में ऑप्शन कौन सा होगा? 24 का बताइए। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो बताइए 24 का आंसर क्या होगा? पहला, कितने लोगों को लगता है पहला? सोचे उस दिन आप लोग टेस्ट दे चुके हैं फिर भी यह हाल है, ठीक है, समझ रहे हैं? इसीलिए मैं बोला गाय वाला प्रवृत्ति आपको बहुत जरूरी है कि कोई भी भाषा अगर आप सीख रहे हैं तो उसका चिंतन भी जरूरी है, रिविजन भी जरूरी है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ऐसा है कि 4 दिन बाद ये पढ़ेंगे ना तो एक बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए जब मैं वीडियो बना दे रहा हूं तो इसको बाद में भी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये विषय मलियामेट हो जाता है। अभी तो एक बार से आपको पढ़ा दे रहा हूं, उसके बाद लास्ट में फिर और एक बार जो है आपको क्वेश्चन, मतलब मोस्ट एमपी क्वेश्चन करके भी करा दूंगा, ठीक है, जो संभावित हो। तो आंसर क्या हो जाएगा 24 का? सहजता और अभ्यास से सीखते हैं भाषा अर्जन, ठीक है। ये तो पहले भी देखे हुए, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, ठीक है। अगला, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? ये हमने पढ़ा था, पेज पलटिए या तो सीधा आंसर बताइए, ठीक है। कौन सा प्रश्न आया हुआ है? सीटेट फरवरी 2016 में, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, मतलब समाज में जैसी भाषा बोली जाएगी, जैसा उनका मतलब शैली होगा, बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। चाहे प्याज, किसने कहा? प्याजे ने या किसने कहा था? हाँ बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की, ठीक है, ये हमने देखा हुआ था, स्लाइड में था। चलिए आगे बढ़ूं। अब आगे, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या, सीटेट फरवरी 2016 का प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, ठीक है, क्या? भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। क्या? भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे जब भी आप अपने आप को समझ के लेकर के चलिए कि जब भी आप कोई भी भाषा सीखे होंगे, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे कोई दूसरी भाषा हो, ठीक है, तो जब आप सीख रहे हैं तो क्या भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से आपने रटते थे, ठीक है, या कोई त्रुटि नहीं करते थे, या अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, या भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए जो भी बच्चे हैं आंसर बताते चलिए, ठीक है, ठीक है, आंसर आते आ रहा है फटाफट, वेरी गुड, ठीक है। आप लोगों का आंसर क्या आया? ऑफलाइन वाले बच्चे 4 आया। चलिए देखते हैं आंसर, तो सही है आप लोगों का आंसर। जिन जिन बच्चों का आंसर अगर 4 है उनका सही है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न 27 का, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। ये प्रश्न रिपीट हो चुका, इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है। चलिए फिर भी आंसर बताइए। सीटेट जुलाई 2019 का प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, व्याकरण, भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता या सहजता? चलिए आंसर याद कीजिए कि इसके पहले क्या था, क्या आंसर आएगा? फर्स्ट। चलिए वेरी गुड, व्याकरण। ये प्रश्न आ चुका था, ठीक है। अब 3 प्रश्न और हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। प्रश्न क्या है 28वां, देखिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या? भाषा अर्जित करने के संदर्भ में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। सीटेट जुलाई 2019 का प्रश्न है। तो क्या होगा इसका आंसर? सारे के सारे बच्चे अपने कॉपी में लिखिए, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे एप्लीकेशन पे हो, ठीक है, वो लोग अपना आंसर बताइए क्या होगा, क्या होंगे? थर्ड? कितने लोगों को लगता है थर्ड? इधर ऑफलाइन वाले नहीं, सबको? चलिए वेरी गुड, जिनका जिनका भी थर्ड ऑप्शन है सही है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में क्या, समृद्ध भाषा परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए अगला, उच्च स्तरीय, ये हो चुका है, ठीक है, चलिए हो चुका है, फिर भी
चलिए तुक्का मार के बताइए क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, प्रश्नोत्तरी ये हो चुका है, फिर भी आंसर बताइए क्या होगा 29 का। कितने लोगों को लगता है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ही हुआ है और आप भूल गए। क्या होगा? ठीक है, जिनका जिनका भी सेकंड आया है सही है। ठीक है, अब इस तरीके से ये छठी वाला भी हो गया है। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। लिखिए, कल आप जब आप आएंगे तो लिखिए कल चैप्टर 2 होगा। ठीक है, जितने जो बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चाहे एप्लीकेशन पे हो चाहे यूट्यूब चैनल पे हो, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू चलने वाला है। अगर चैप्टर फर्स्ट अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, तो अपने कमेंट जो भी है, सारे के सारे बच्चे जो ज्वाइन किए हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कल का टॉपिक लिख लीजिए। कल आप जब पढ़ेंगे तो अध्याय 2 पढ़ेंगे और अध्याय 2 का नाम लिख लीजिए। ठीक है, अध्याय 2 पे हम हमेशा से सेम पैटर्न रहेगा। पैटर्न क्या होगा कि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम उसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जितने जो प्रश्न सी-टेट से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को ही देखेंगे। तो कल का चैप्टर का नाम लिख लीजिए। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। लिखिए, यहां पर मैं कलर अच्छे से लिख दे रहा हूं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मजेदार टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो आपके जो भी दोस्त यार हैं, ठीक है, उनको जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो अपने दोस्त यार को जरूर शेयर कीजिएगा। इस जो वीडियो है इसको अपने सारे दोस्तों को सर्कुलेट कीजिएगा, जो भी आपका ग्रुप है, चाहे जो भी आपका खुद का अगर यूट्यूब चैनल होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 2 हिंदी शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, क्या, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। पहले थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। और जो बच्चे एप्लीकेशन पर टेस्ट दिलाना चाहते हैं, एप्लीकेशन हम लोगों का सेम ही नाम से है, क्या, किरोद्र एकेडमी करके एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आप फ्री में टेस्ट दिला पाए। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम इसी टाइमिंग पर। जय हिंद।